हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज आइडिया ग्रोथ। दिस इज रिचा शर्मा, योर सोशल साइंस एजुकेटर। जैसे कि आप सभी को पता है बच्चा कि हमने 9th एंड 10th का जो भी आपका सिलेबस था टर्म 1 के अकॉर्डिंग वो हमने कंप्लीट कर दिया है उसके एमसीक्यू सीरीज के साथ। और आई होप आपने वो लेक्चर्स देखे भी होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी रहे होंगे। अब हम हमारे चैनल पे क्लास 11th एंड 12th के लिए कुछ नए कोर्सेज लेके आए हैं, जिसके अंदर मैं आपको ह्यूमैनिटीज का पॉलिटिकल जो साइंस है वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। पॉलिटिकल साइंस का जो आपकी वो बुक 1 थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें से आपके 3 चैप्टर्स आ रहे थे, जो कि मैंने आपको वन शॉट वीडियो एज वेल एज उनका एमसीक्यूज दोनों प्रोवाइड कर दिया है। एंड आई होप आपने उन्हें देख भी लिया होगा और आपके लिए वो यूजफुल भी रहे होंगे। नाउ बच्चे, अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड बुक की, जो कि है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। तो मैं अब आपको आज पॉलिटिकल थ्योरी का जो चैप्टर नंबर 1 है, पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एज वेल एज हम ये भी देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो सब्जेक्ट से हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, उससे उसका हमारी जो डेली लाइफ में उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है और वो पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज आप ये भी देखेंगे वो हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में जान लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी है उसका आपको नॉलेज हो जाता है, तो आप जो ये गवर्नमेंट एंड ऑल जो भी हम डिसीजन लेते हैं या गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है उसके बारे में हम सही से जो भी हमें क्रिटिसाइज करना है या सपोर्ट करना है तो हम अच्छे से कर पाएंगे। ओके, अभी क्या होता है, अभी के टाइम में नॉलेज होता नहीं और लोग बागों को जो बोलना होता है गवर्नमेंट के बारे में वो बोल देता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, और जिसके कारण आपको आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड देन आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। So बच्चा पार्टी, वेलकम टू दी पॉलिटिकल साइंस क्लास। नाउ एज यू नो दैट हम क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस की जो नई बुक है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी सेकेंड बुक, उसका चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन का वन शॉट ये वीडियो है जो आपको ये जो चैप्टर है आपका फर्स्ट टर्म के अंदर आ रहा है, एज यू नो दैट, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सो ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन 2 रिस्पेक्ट। ह्यूमन बींग्स को क्या बोला जा रहा है, यूनिक बोला जा रहा है बेटा 2 रिस्पेक्ट के अंदर। कौन कौन सी, लेट्स सी। बोला जा रहा है दे पोसेस रीजन एंड सेकंड बोला जा रहा है द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन। मतलब कि ये यहाँ ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है आपका वो यूनिक है, ठीक है। किस किस चीज में, एक तो उसके पास किसी भी चीज को करने का रीजन होता है, दूसरी चीज जो भी चीज है उसके अंदर वो क्या कर सकता है, अपनी एबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर सकता है उसके एक्शन के थ्रू, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो किसी को बहुत अच्छी पेंटिंग आती है तो वो अपनी पेंटिंग को एक्शन के थ्रू क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। किसी को बोलना बहुत अच्छे से आता है, स्पीच देना अच्छे से आता है, तो वो स्पीच के थ्रू जो उसकी एबिलिटी है उसको क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। और सब चीज करने के पीछे उसके पास रीजन होता है कि उसने ये काम क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो क्यों देख रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है आपका, कि आपको ये चैप्टर समझ में आए, आपके मार्क्स अच्छे आए, राइट। और अब आप अपनी इस चीज को कैसे रिफ्लेक्ट करोगे एक्शन के अंदर, कि जब आपने वीडियो देख लिया आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद जब आप अपने एग्जाम दोगे तो आप देखोगे कि आपने इतने अच्छे से पढ़ा है जिसके कारण आपके मार्क्स क्या आ रहा है, अच्छे आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे एक दूसरे से क्या करता है, रिलेट करता है। समझ में आया बच्चा। नाउ पॉलिटिकल थ्योरी एनालिसिस बेसिक क्वेश्चन सच एज, और जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना वो हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि पॉलिटिकल थ्योरी है। हमें क्या करना होता है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनका एनालिसिस करना होता है, उनके एनालिसिस करने के बाद ही हम चीजों को क्या कर पाते हैं,
बता पाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज, कि कैसे सोसाइटी क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और एक और बात बच्चा, जैसे कि हम अगर मैथ्स की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो उनके अंदर आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो जो फॉर्मूले होते हैं वो एक चीज के लिए सुटेबल होते हैं, ठीक है। आप उन फॉर्मूले को उस चीज के अंदर क्या कर सकते हो, यूज करोगे, पूरी लाइफ वही चलेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। बट जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल थ्योरी आपको कब किस चीज की जरूरत है, सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है, क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके अंदर, या क्या चेंज लाने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, वो चेंज होता रहता है, वो दिन पे दिन इवॉल्व होता रहता है, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी आपकी कभी भी सेम नहीं होती है, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आपका सेम रहेगा, कुछ मॉरल वैल्यूज एंड ऑल जो भी फंडामेंटल चीजें, बेसिक चीजें वो आपकी सेम रहेंगी। बट वक्त के अकॉर्डिंग वो क्या होता रहेगा आपके अंदर, उसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे, कुछ चीज ऐड होंगी, कुछ डिलीट होंगी, कुछ नई आएंगी, या कुछ के अंदर वैसे ही थोड़ा सा अमेंडमेंट किया जाएगा। ये सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी, ओके। सो हम देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन से वो बेसिक क्वेश्चन है जिनको हमें एनालिसिस करना चाहिए। एक है आपका हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज, व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट, विच इज द बेस्ट गवर्नमेंट। आपको इन क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि हमें सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, हमें गवर्नमेंट की नीड क्यों है, हमारा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा होता है आपका, ओके। एंड देन उसके बाद आपका डज लॉ लिमिट आर फ्रीडम, जो लॉ है वो कि हमें फ्रीडम पे लिमिट लगाते हैं आपकी। व्हाट डज द स्टेट ओन इट्स सिटीजन, ठीक है। एंड देन व्हाट वी ओन ईच अदर एज सिटीजन, हमें क्या मतलब बोलना चाहिए एक तरह से, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स को लेके, सिटीजन्स की स्टेट को लेके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को लेके क्या है हमारी। ये सारी चीजों के क्वेश्चन हमें कब मिलेंगे, वो तब मिलेंगे जब हम क्या करेंगे, अच्छे से एग्जामाइन या फिर हम बोल सकते हैं इनके ऊपर एनालिसिस करें, तब जाके हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्या है वो समझ में आएगा, ओके। तो पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्सो examines questions of this kind and systematically think about the value that inform political life। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस करने के बाद हमें सिस्टमेटिकली उस चीज को सोचना भी है, मतलब वहां के बोलना चाहिए एक तरह से वहां का जो एटमॉस्फेयर है उसको लेके, जो हमारी वैल्यूज है उनको लेके हमें उन चीजों को थिंक करना है, ठीक है। दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ वैल्यू सचेस, जैसे कि यहाँ कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रीडम हो गया, इक्वलिटी हो गया, जस्टिस हो गया एंड ऑल। जैसे कि आप देखोगे कि हमारा जो इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल है वो इन्हीं चीजों पे, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस, ठीक है। हर कहीं हमें यही वर्ड देखने को मिलते हैं। और कहीं कहीं में भी हो सकता है आपको कभी लगता हो कि हमारे साथ तो जस्टिस नहीं होता है या हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से बनाया गया है, एज वेल एज उसके अंदर कहीं भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो जो हम रिजर्वेशन देते हैं तो वो भी बेटा हम इस बेसिस पे रिजर्वेशन देते हैं, वो भी एक तरह से इक्वलिटी कहलाता है, क्योंकि कुछ क्लासेस तो ऐसी हैं आपकी, कुछ कास्ट तो ऐसी है कि जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है और कुछ कास्ट ऐसी है कि जो बहुत ज्यादा पीछे है। तो मान के चलो एक बहुत ज्यादा आगे, एक बहुत ज्यादा पीछे, तो उसके कारण भी जो हमारी इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, वो क्या नहीं होगी, वो कभी भी इक्वल नहीं दिखाई देगी, वो कभी भी एक तरीके से बहुत अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, डेवलप नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारे जो बोलना चाहिए एक तरह से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हैं, उनने बहुत अच्छे से इस तरीके से काम किया है कि जो लोग ऐसे जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है उनके लिए भी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन या कुछ ऐसे रिजर्वेशन बना के रखे हैं, रिजर्व करके रखी है चीजें को, जिसके कारण वो भी धीरे धीरे करके क्या हो सके, वो भी इक्वलिटी के में आ सके, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि एक बहुत ज्यादा अमीर है तो अमीर है, एक बहुत ज्यादा गरीब है तो गरीब है, वो इक्वलिटी चाहते हैं, ठीक है। इसलिए उनको जहां जिसको जरूरत होती है वहां उनको क्या किया गया, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, ओके बच्चा। नाउ अब हम आते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज पॉलिटिक्स। सबसे पहले हमें देखना है कि एटलीस्ट जो कि हम चैप्टर मतलब बोलना चाहिए हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिटी करके आपका पूरा एक सब्जेक्ट होता है, तो पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम पॉलिटिक्स की मीनिंग की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स का मतलब होता है, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पावर, ठीक है। पॉलिटी को क्या बोला जा रहा है, स्टडी ऑफ पावर बोला जा रहा है, ओके। और
द स्ट्रगल ऑफ द पावर, या तो हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ द पावर है, या फिर जो पावर के लिए स्ट्रगल है वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिटिक्स कहलाता है. ओके, नाउ no society can exist without some form of political organization and collective decision making. कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म के बिना या फिर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के बिना. ठीक है, अगर किसी भी सोसाइटी को एग्जिस्ट करना है तो इट इज कंपल्सरी, बोल लो एक तरह से, कि फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग भी होना चाहिए. ओके बच्चा, नाउ a number of social institutes such as the family, tribes and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspiration. अब क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो है हमारे, जैसे कि फैमिली हो गया, ट्राइब्स हो गया, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब करके क्या करते हैं, आप जो भी पीपल है, पीपल की हेल्प करते हैं, उनकी नीड्स, उनके एस्पिरेशन को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं. ओके, and such institution help us finding way to living together, acknowledging our obligation to each other. और यही सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं, एक साथ रहने के लिए हेल्प करते हैं, साथ के साथ में जो भी हमारी एक दूसरे के लिए ऑब्लिगेशन है उसको भी पूरा करने के लिए हमें हेल्प करते हैं, या हमें एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं एक तरह से. ओके, नाउ how government are formed and how they function is thus an important focus of politics. ठीक है, क्या बोला जा रहा है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, कैसे क्या बोलना चाहिए, फंक्शन करेगी, ये एक तरह से पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फोकस होता है. ठीक है, समझ में आया बच्चा कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी. ऐसा तो नहीं हमने हर किसी को गवर्नमेंट बना दिया. ठीक है, उसके भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है. तो यहाँ यही बोला जा रहा है गवर्नमेंट आपके कैसे फॉर्म होगी, कैसे वो फंक्शन करेगी. ठीक है, कैसे ये सारी चीजें क्या एक तरह से इंपॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स है आपकी. सॉरी, बट पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन हम सिर्फ पॉलिटिक्स को ये नहीं बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स इज ओनली कन्फाइंड टू द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट. साथ के साथ में क्या बोला जाएगा, इनफैक्ट व्हाट गवर्नमेंट डू इज रिलेवेंट because it's affect the lives of the people in many different way, like their economic policy, foreign policy and educational policy affect people's life. ठीक है, तो हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि जो पॉलिटिक्स है आपकी वो क्या कर रही है, आपकी इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट, बल्कि इनफैक्ट व्हाट गवर्नमेंट डू इज रिलेवेंट. हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो कितना रिलेवेंट है, कितना सही है वो. क्यों, क्योंकि उसी से बहुत सारे लोगों की लाइफ पे क्या पड़ता है, असर होता है. ठीक है, इन मैनी डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके में. जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाई है उससे कितने जनों को बेनिफिट है, कितनी रेलिवेंट है वो. इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी जो है उससे कितना हमारी कंट्री को बोलना चाहिए एडवांटेजेस हो रहा है या डिसएडवांटेजेस हो रहा है, किस हिसाब से वो बनाई गई है. ऐसे बोलना चाहिए आपकी एजुकेशनल जो पॉलिसी है वो कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एजुकेशनल पॉलिसी जिस हिसाब से बनेगी उस हिसाब से लोगों की लाइफ पे भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है गवर्नमेंट क्या है, इनफैक्ट व्हाट गवर्नमेंट डू इज रिलेवेंट, क्या गवर्नमेंट कर रही है वो भी बहुत ज्यादा आपके लिए रिलेवेंट होता है, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों की लाइफ पे क्या पड़ता है, असर पड़ता है. ठीक है बच्चा, नाउ सिंस द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इफेक्ट अस डीपली, पीपल टेक अ लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट्स डू. जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट जो भी करती है, गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है उसका सिटीजन्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा डीपली असर होता है. इसलिए बोला जा रहा है पीपल टेक अ लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डू. इसलिए जो पीपल है उनको क्या करना चाहिए, उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है करके. ओके, सिर्फ ये नहीं कि वोट दे दिया छुट्टी करी, या तो कुछ लोग तो वोट भी देने नहीं जाते हैं, राइट. और फिर जरूर बोलते रहते हैं गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, कैसा ऐसा क्यों किया, या ऐसा ही क्यों किया. भैया जब तुम वोट देने नहीं गए तो तुम्हें हक ही नहीं है कि तुम ये बोल सको कि गवर्नमेंट ने क्या किया या क्या नहीं किया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन पीपल डिसएग्री विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वी प्रोटेस्ट और ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन टू परस्यू द गवर्नमेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग लॉ. ठीक है, और मान के चलो जैसे कि गवर्नमेंट ने जो भी लॉ बनाया, जो भी कुछ बनाया, इसके बाद जो भी कुछ पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने,
वहां के लोगों को, सिटीजन्स को, पीपल को लगता है कि वो डिसएग्री है उनकी पॉलिसी से, ठीक है, उन्हें नहीं लगता कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है वो उनकी बेनिफिट में, ठीक है, वो उनके लिए एडवांटेज दे रही है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो जो लोग हैं, जो पीपल है, वो क्या कर सकते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं और बोलना चाहिए रैली एंड ऑल, जो भी होता है वो सारी चीजें कर सकते हैं और वो जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं, ठीक है। जब वो हड़ताल एंड ऑल करते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट भी देखती है, उस पर सोच विचार करती है, उसको लगता है कि वो पॉलिसी गलत है तो वो भी क्या करती है, उसके अंदर चेंजेस एंड ऑल लाने की कोशिश करती है। इट्स टोटली डिपेंड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। देखो मैं ये नहीं बोलती बच्चा कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है वो बिल्कुल ही गलत होगी, बस बात ये सबका सोचने का तरीका अलग होता है। हो सकता है उनने जिस पर्सपेक्टिव से बनाई हो उनका पर्सपेक्टिव सही हो, लेकिन जो लोग हैं उन्हें नहीं लग रहा हो वो सही हो, राइट। तो जो भी आपके लॉज बने हैं, पॉलिसी बनी है, अगर लोगों को लगता है कि वो गलत है या वो उनसे डिसएग्री होते हैं तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल उन पॉलिसी एंड ऑल को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, लोगों को अवेयर करवाना चाहिए उसके बारे में एंड देन उसके बाद भी लोगों को लगता है तो क्या करना चाहिए, उनको चेंज करना चाहिए या जो भी उनके अंदर चेंजेस होते हैं वो कर देना चाहिए। ओके, नाउ so finally politics arise from the fact that we have different vision of what is just and desirable for us and our society, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं फाइनली जो पॉलिटिकल है वो एक तरह से डिफरेंट विजन है, ठीक है। हम एक चीज को पॉलिटिक नहीं बोल सकते, पॉलिटिकल डिफरेंट विजन है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने के लिए, सोसाइटी की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पॉलिटिक्स होती है आपकी, टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें होती हैं आपकी। तो पॉलिटिक्स हमेशा कभी भी सेम नहीं होती है, पॉलिटिक्स हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, वो डेवलप होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है। ओके बच्चा, it involves the multiple negotiation that go on in society through which collective decision are made। जैसे कि मैंने आपको बताया था, it involves क्या involves करती है, multiple negotiation को involves करती है that go on the society, जो कि सोसाइटी के साथ चलता है, through which collective decision are made, जिसके थ्रू क्या हो सके, collective decision ले सके, ठीक है। now your next question is what do we study in political theory, और हम ये देखेंगे कि political theory के अंदर हम पढ़ेंगे क्या आखिर। ओके, so there are certain value and principle that have inspired people and guide policies, ठीक है। तो अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की हम बात करते हैं कि भैया पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ने लायक ऐसा है ही क्या, तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम देखेंगे कि कुछ ऐसी वैल्यूज है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जिसके थ्रू बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं और उसी इंस्पिरेशन से उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई है उनमें उनको क्या मिली है, मदद मिली है। ओके बच्चा, तो देयर आर सर्टेन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल, देयर इज दी वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव इंस्पायर्ड पीपल, जिनने क्या किया, जो भी कुछ भी आपकी वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स है उन्हें इंस्पायर्ड किया है पीपल को और गाइड किया है पॉलिसीज में। ओके बच्चा, फॉर एग्जाम्पल आइडियल लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वलिटी, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्या एग्जाम्पल दिया जा रहा है, डेमोक्रेसी का दिया जा रहा है, फ्रीडम का दिया जा रहा है, इक्वलिटी का दिया जा रहा है। तो एक तरह से ये वैल्यूज या प्रिंसिपल ही तो है जिनको देख के लोग बाग इंस्पायर हुए और वो भी चाहते हैं कि हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेसी होना चाहिए, हमें भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, हमें भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, लाइक दैट, ठीक है। जैसे कि हमारी कंट्री भी इंस्पायर हुई थी तभी तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी सब आया है। ओके बच्चा, नाउ different country may try to protect such value by enshrining them in their constitution as is the case with the American and Indian constitution। और different country में जो भी उनके values and all हैं उनने उन सबको बचा के और संभाल के बहुत अच्छे से रखा है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर हम जैसे कि बात करें अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, जैसे कि जो भी हमारी वैल्यूज है, जो भी जिन चीजों को हम इंपॉर्टेंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और उन वैल्यूज को हमने उसके अंदर संभाल के रखा है और सिर्फ रखने का काम नहीं किया, हम उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ओके बच्चा, नाउ दिस डॉक्यूमेंट did not just emerge overnight, they are built upon the ideas and principle debate almost since the time of Quetelet, Aristotle, आपका रूसो
कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, वो एक रात के अंदर नहीं बना, उसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया गया है, ठीक है। बहुत सारे आपके बोलना चाहिए बहुत सारे लीडर्स थे, फेमस लीडर्स थे, कि उन सब की बातों को सुन के, उन सब की चीजों को करने के बाद ही क्या किया गया है, इसको बनाया गया है। कुछ आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, कौटिल्य हो गया, जैसे आपका एरिस्टॉट हो गया, आपका रूसो हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, महात्मा गांधी हो गया और अंबेडकर जी हो गए, ओके। नाउ as far back as the 5th century BC, Plato and Aristotle discussed with their student whether monarchy or democracy was better, ठीक है। जैसे कि बोला जा रहा है, अगर हम 5th सेंचुरी के करीब की बात करें, तब आपके दो महान बोलना चाहिए लीडर या ऑथर थे ये एक तरह से, जिनने क्या बोला था, उनने डिस्कस करते थे, प्लेटो और एरिस्टोटल करके जो थे आपके, वो डिस्कस करते थे स्टूडेंट से अपने, कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी होती है, मोनार्की या डेमोक्रेसी, ओके। तो इस टाइप से चीजें चली आई हैं। जब मोनार्की एंड डेमोक्रेसी के बीच में डिस्कशन एंड ऑल हुआ, डिबेट हुआ आपका, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे गए, उसके बेसिस पे फिर डिसाइड किया गया कौन सी फॉर्म अच्छी है। जैसे कि आपको पता है आज के फॉर्म में हम कौन सी फॉर्म अच्छी मानते हैं, अच्छी तो नहीं बोलेंगे, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेसी कहलाती है, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम, अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, तो जो रूसो थे आपके, फर्स्ट आर्ग्यू फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन काइंड। जो रूसो जो थे मॉडर्न टाइम के, वो फर्स्ट इंसान थे जिनने आर्ग्यू किया था कि जो फ्रीडम है वो फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए आपका, किसका, ह्यूमन काइंड का, ओके। जो एक और थे हमारे कार्ल मार्क्स करके थे, उनने क्या किया था, उनने बोला था, उनने आर्ग्यू किया था दैट इक्वलिटी वाज एज क्रूशियल एज फ्रीडम, ठीक है। तो जैसे कि देखो, आपसे ये भी पूछा भी जा सकता है, राइट, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आपका प्लेटो और है ना एरिस्टोटल जो थे आपके, उनने किसके बीच में डिस्कशन किया था, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी के बीच में। अगर हम रूसो की बात करें, तो उनने फंडामेंटल फ्रीडम को फंडामेंटल राइट्स बनाने की बात बोली थी, ठीक है। कार्ल मार्क्स की हम बात करें, तो उनने किस चीज पे आर्ग्यू किया था, उनने कहा था कि जितनी ज्यादा फ्रीडम जरूरी है, उतनी ज्यादा इक्वलिटी भी जरूरी है, राइट। ऑब्वियसली पता है कि पास फ्रीडम है, लेकिन आपके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपको इक्वलिटी ही नहीं मिल रही है, तो क्या ही फायदा है ना। नाउ इन इंडिया, महात्मा गांधी डिस्कस द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज। साथ के साथ में महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें, उनने भी जेन्युइन मीनिंग बताया था स्वराज का क्या होता है, किसके अंदर, उनकी बुक हिंद स्वराज के अंदर। जैसे कि आपने क्लास 10th के अंदर जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो फ्रीडम का मतलब, स्वराज का मतलब सबने अलग अलग लिया था, राइट। उसके बाद जब उन्हें लगा कि यहाँ के लोगों को स्वराज का मीनिंग ही क्लियर नहीं है ना, तो उनने क्या किया था, उनने अपनी एक बुक लिखी थी जिसके अंदर, और लोगों को बताया भी था कि स्वराज का एग्जैक्टली मीनिंग, जेन्युइन मीनिंग क्या है, ओके। डॉक्टर अंबेडकर vigorously argued that the scheduled caste must be considered as minority and such as just receive special protection। इसके अलावा जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे, उनने भी आर्ग्यू किया था कि जो शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं, उन्हें माइनॉरिटी के अंदर कंसीडर करना चाहिए और उन्हें कुछ स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनने उस टाइम पे देखा था कि जो शेड्यूल कास्ट एंड ऑल है, उनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से बोलना चाहिए था, बिहेव किया जाता था, उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया जाता था। तो उन्हें लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, माइनॉरिटी के अंदर कंसीडर करना चाहिए और उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल प्रोटेक्शन उन्हें देनी चाहिए, ओके बच्चा। नाउ political theory deal with the ideas and principle that shape constitution, government and social life in a systematic manner, okay। जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना बेटा, वो एक ऐसी चीज है जो कि डील करती है किस पे, आइडिया और प्रिंसिपल पे, जिसके कारण किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट को प्रॉपरली शेप दे सके और उसकी सोशल लाइफ में और सिस्टमैटिकली मैनर के अंदर, ओके। तो हम क्या बोला जा रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी डील विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल। पॉलिटिकल थ्योरी किससे डील करती है, आइडियाज एंड प्रिंसिपल से
डील करती है, जिसके कारण क्या होता है, दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ, जो क्या कर सके, शेप कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट को, सोशल लाइफ को एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर। ओके, क्योंकि आपको भी पता है अगर हम कोई भी चीज सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है ना। इट क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट सच एज फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन। और इसने जो आपके मीनिंग्स है उनको क्लैरिफाई किया, कंसेप्ट को क्लैरिफाई किया है आपका कि फ्रीडम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इक्वलिटी क्या है, जस्टिस क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, और भी बहुत सारे, जैसे कि जो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ते आ रहा है। स्पेशली जब आपने प्रियम्बल देखा होगा कि प्रियम्बल के अंदर आपको ये सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये जो है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, उसने इन सारी चीजों को, इन सारे जो कंसेप्ट, इनके जो डीप मीनिंग है उनको हमें बताने की, उनको क्लेरिफाई करने की कोशिश की है, राइट। इट प्रोव्स दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल सच एज रूल ऑफ रूल, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू एसेट्रा। इसके अलावा जो भी हमारे और भी हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ हो गया आपका, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, जुडिशियली रिव्यू हो गया, इन सब का भी एक अपना सिग्निफिकेंस है, उसने ये बताने की कोशिश की है। जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम पावर को सेपरेट करके रखते हैं तो जिसके कारण क्या क्या होता है, आपकी किसी एक की नहीं चलती है, ठीक है। कोई एक अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता है ना। तो क्यों, क्योंकि उनने पावर को सेपरेट करके रखा है। इसलिए जुडिशियल रिव्यू का भी अपना एक इंपॉर्टेंट है कि कैसे जुडिशियली रिव्यू देना चाहिए, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, सबका अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। रूल ऑफ लॉ का अपना क्या सिग्निफिकेंस है, जिसके कारण क्या हो सके कि लोग इजिली उसको क्या कर सके, समझ सके। जैसे जैसे आपका पॉलिटी पढ़ते जाएंगे आपको हर एक चीज समझ में आती जाएगी, है ना, और वो आपकी डेली लाइफ के रिगार्डिंग भी क्या होगा बच्चा, हेल्पफुल रहेगा। Why this is relevant now? अब बोला जा रहा है ये relevant क्यों है। So India is free and independent. Question regarding freedom and equality have not ceased to crop up. ठीक है, ये relevant क्यों है, क्योंकि बोला जा रहा है इंडिया जो है फ्री एंड इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन अब ये मतलब बोलना चाहिए, राइज होता है कि मतलब अगर हम अभी हमें इंडिपेंडेंट मिल गई, हम फ्रीडम फ्री हो गए, तो मतलब हम प्रॉपर पूरी तरीके से हमें फ्रीडम मिल गई है क्या। अब वो किसके ऊपर बेटा डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि लोग किस वे में फ्रीडम को लेके जाते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे, जब मैं गांधी जी के टाइम की बात करूं, तब लोगों को स्वराज का मीनिंग प्रॉपर क्लियर नहीं था। वैसे ही आज भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का फ्रीडम को लेके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है आपका। और इसके अलावा इक्वलिटी को भी लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, डेमोक्रेसी का भी लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, हम बोलते हैं इंडिया हमारी खुद की जो कंट्री वो डेमोक्रेसी है, चाइना भी तो खुद को डेमोक्रेसी कंट्री बोलता है। सोचो, जब चाइना डेमोक्रेसी बोल रहा है खुद को, हम भी डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, तो कैसे ये पॉसिबल हुआ, राइट। मतलब यहाँ तो ये बोला जा रहा है दिन और रात एक है ना। तो ये किस बेसिस पे बोलते हैं कि उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी की जो बोलना चाहिए डेफिनेशन वो अलग है, हमारे अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो अलग है। वैसे अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं, तो सबके लिए फ्रीडम की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है, राइट। नाउ फर्स्टली, अब जो आपका पीछे बोला जा रहा है कैसे वो रिलेवेंट है, फर्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है बिकॉज issues concerning freedom, equality, democracy arise in many areas of social life and they are being implemented in different sector at different phase। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है बेटा, जैसे कि मैं आपको बताती आई थी, जैसे कि मैं आपको समझा रही, यहाँ भी वही बोला जा रहा है। आपका पहली चीज क्या बोली जा रही है, बिकॉज इशू कंसर्निंग फ्रीडम, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी अराइज इन दी मेनी एरियाज ऑफ सोशल लाइफ। सोशल लाइफ की अगर हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की, तो ये जो सारे आपके टॉपिक्स है, बोलना चाहिए फ्रीडम, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी, ये हर जगह का इशू है, हर जगह की ये प्रॉब्लम्स है। अब क्या डिपेंड करता है, दे आर बीन इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट सेक्टर, और इनको इम्प्लीमेंट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के अंदर एट डिफरेंट पेस। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे कि किसको किस हिसाब से जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को क्या किया गया है, वहां इम्प्लीमेंट किया गया है। For example, although equality may exist in the political sphere in the form of the equal rights, जैसे कि अगर हम political sphere की बात करें तो equality कैसे exist करती है, in the form of equal right। equal right के form में क्या करती है वो, आपकी
बोलना चाहिए एग्जिस्ट करती है। इट मे नॉट एग्जिस्ट टू द सेम एक्सटेंट इन द इकोनॉमिकल और सोशल स्फीयर, ठीक है। पॉलिटिकल के बेसिस पे तो हमने देख लिया कि सबके पास इक्वल राइट है, तो वो हमारी क्या कर रही है, इक्वलिटी बता रही है। लेकिन वहीं अगर हम इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर की बात करें तो वहां इक्वलिटी का मीनिंग सेम नहीं होगा, ठीक है। वहां चीज क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो इसलिए ये बोला जा रहा है हर जगह क्या होता है, वो डिफरेंट इंप्लीमेंट करती है, राइट। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपके कुछ बोलना चाहिए कास्ट है, एसटी एससी है, इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, राइट। अगर यहाँ रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपको लग रहा होगा ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्योंकि रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। नहीं बेटा, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, वो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है। उन्हें थोड़ा सा आगे लाने के लिए कि वो थोड़ा सा आगे आ सके, वो भी साथ चल सके सारी क्लासेस के साथ, सारी कास्ट के साथ, इसलिए उनको कुछ थोड़े से बेनिफिट्स दिए गए, ठीक है। तो वो रूल ऑफ लॉ के अंदर आता है, ना कि वो हमारा ये बोला जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आता है। ओके, नाउ सेकेंडली, दो फ्रीडम इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशन ऑल द टाइम। जैसे कि सेकेंड चीज क्या बोली जा रही है, फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, बताया गया है फ्रीडम के अंदर, उसके बाद भी हम फ्रीडम का नया नया वो बोलना चाहिए इंटरप्रिटेशन लेके आते रहते टाइम टू टाइम, ठीक है। जैसा टाइम होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग फ्रीडम का मतलब सबके लिए अलग होता जाएगा, राइट। For example, the right of life has been interpreted by the court to include the right to livelihood, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट का बोलना चाहिए फ्रीडम का वो क्या इंटरप्रिटेशन कर रहा है, उसका मतलब ये है द राइट टू लाइफ हैज बीन इंटरप्रेटेड। जो राइट टू लाइफ है उसको उनने कैसे इंटरप्रिटेट किया, उनने इंटरप्रिटेट किया इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड, ठीक है। जो आपका लाइवलीहुड है उसको, उसका भी राइट होना चाहिए, उसको लेके उसने क्या किया है, इंटरप्रिटेट किया है। वैसे ही बेटा सबके अकॉर्डिंग सबका राइट टू लाइफ जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हमारी बात करें तो हमारे लिए जो राइट टू लाइफ होगा वो क्या होगा कि भैया हमारे पास प्रॉपर पूरा टाइम इलेक्ट्रिसिटी हो, साथ के साथ में हमें नेट की फैसिलिटी मिले एंड ऑल, जो भी अभी मॉडर्न चीजें आ गई है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं कि भैया उनके पास वो खाने पीने और रहने के लिए नहीं है। जब खाने पीने रहने के लिए नहीं है तो लाइट और है ना बाकी की टेक्नोलॉजी की बात तो बाद में आएगी ना, तो उनके लिए फ्रीडम एक तरह से क्या है, वो जो बेसिक नीड्स है वो है ना। बच्चा समझ में आया। नाउ द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन गारंटेड थ्रू अ न्यू लॉ। और इसके अलावा आपको पता है राइट टू इंफॉर्मेशन भी क्या किया गया है, गारंटेड किया गया है एक न्यू लॉ के थ्रू। The fundamental right guaranteed by our constitution have been amended and expanded over time through judicial interpretation and government policy which are designed to address new problems, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स को भी क्या किया गया है, गारंटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उसको भी अमेंड किया गया है, एक्सपेंड किया गया है टाइम टू टाइम। और उसके जो भी जुडिशियली बोलना चाहिए इंटरप्रिटेशन थे उसके जो भी आते गए हैं उसके अकॉर्डिंग, या जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आई हैं उनको चेंज करते गए हैं, जो भी न्यू प्रॉब्लम्स आती गई हैं और अब जाके वो चीजें यहाँ तक पहुंची हैं। जैसे कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो पहले जो प्रॉपर्टी वाला आपका राइट्स होता था तो प्रॉपर्टी आपका क्या कहलाता था, फंडामेंटल राइट्स कहलाता था। लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लीगल राइट्स है, ठीक है। तो चीजों के अंदर चेंज आया है। राइट टू एजुकेशन अब आपका फंडामेंटल राइट्स है ना। तो चीजों के अंदर क्या किया गया है, चेंज आता गया है। वो कैसे आता गया है आपका कि जुडिशियली इंटरप्रिटेशन होता गया है, रिव्यू करते गए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी केसेस आए उसके बेसिस पे सोच विचार किया गया एंड देन उसके अंदर चेंजेस लेके आए, है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर टाइम पे एक जैसी चीजें नहीं रहती हैं, आपकी सोसाइटी चेंज होती है। मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पे जो चीज थी वो गलत थी, या उनने जो उस टाइम पे लोगों ने जो डिसीजन लिया था वो गलत था, वो गलत नहीं था, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग वो सही था क्योंकि उस टाइम तक हमने ये प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिली थी। बट अब ये प्रॉब्लम आ गई है तो उसके ऊपर जो भी डिस्कस एंड ऑल होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना चाहिए, हमारा चेंज करना चाहिए। बस ये इतनी सी चीज होती है। इसलिए बोला जाता है पॉलिटिकल थ्योरी जो होती है बेटा वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, वो हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ओके, थर्डली हम बात करें एज आर वर्ल्ड चेंज वी मे डिस्कवर न्यू डायमेंशन ऑफ फ्रीडम एज वेल एज अ न्यू थ्रेड ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था
दिन पे दिन वर्ल्ड चेंज होता जा रहा है, वर्ल्ड चेंज होता जा रहा है, तो न्यू न्यू डायमेंशन डिस्कवर होते जा रहे हैं, उसके कारण फ्रीडम का मीनिंग भी क्या होता जा रहा है, आपका चेंज होता जा रहा है। किसी के लिए कुछ और है फ्रीडम का मतलब, किसी के लिए कुछ और है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज मेकिंग इट इजियर फॉर एक्टिविस्ट टू नेटवर्क विथ वन अनदर अक्रॉस दी वर्ल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर और फॉरेस्ट। जैसे कि ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो क्या होता जा रहा है, वो जो उसका नेटवर्क एंड ऑल है उसके थ्रू हम क्या करते जा रहे हैं, इजिली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर और फॉरेस्ट को। ओके बच्चा, नाउ बट इट इज ऑल्सो अनेबल टेररिस्ट एंड क्रिमिनल टू नेटवर्क। बट अगर हम इससे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे कल्चर एंड ऑल को, लेकिन वहीं अगर हम दूसरी साइड देखें, टेररिस्ट एंड क्रिमिनल टू नेटवर्क की साइड देखें, तो भी तो हम देखेंगे कि ये कैसे, मतलब उनके लिए तो वो एक तरह से मतलब बोलना चाहिए वो उनके लिए भी तो अच्छा है, अगर उनके लिए वो चीज अच्छी तो हमारे लिए वो चीज बुरी भी तो हुई है ना। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एडवांटेज भी होता है उसका, डिसएडवांटेजेस भी होता है। As a result, question are raised regarding how much freedom should be given to people using the net. इसके ही अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन राइज होता है कि इंसान को कितनी फ्रीडम देनी चाहिए नेट को यूज करने की, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी की जान बचा रहे हो या मतलब आप अपने यूज के लिए कर रहे हो, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रहे हो तो इट्स गुड, लेकिन आप उसी से टेररिस्ट और क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो तो वो सही नहीं है ना। भले आप बोल रहे हो कि वो आपका फ्रीडम है, लेकिन वो आपका फ्रीडम नहीं है ना। इसलिए बोला जाता है कि फ्रीडम की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती जा रही है। पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, लेट्स सी कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में रखा गया है। इन दिस टेक्स्ट बुक वी आर फोकस्ड ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी दैट विच डील विद द ओरिजिन, meaning and significance of the political ideas that we are familiar with, such as freedom, equality, citizen justice, development, nationalism, secularism and so on। अगर हम हमारे इस टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसने फोकस किया है वन एक्सपेक्ट के ऊपर, ठीक है वो, और वो क्या करती है, डील करती है डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, उसके ओरिजिन, उसके मीनिंग से, उसके सिग्निफिकेंस से, जो भी पॉलिटिकल आइडिया है। जैसे कि हम बात करें, मैं कुछ आपको एग्जांपल दूं, आप फैमिलियर है, फ्रीडम, इक्वलिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट एसेट्रा, ठीक है। ये सब आपका क्या है, एक तरह से ये पॉलिटिकल आइडिया ही तो है जो किसके अंदर दिए गए हैं, आपकी बुक के अंदर दिए गए, राइट। कि उनका कहाँ से ओरिजिन हुआ है, उनका मीनिंग क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको बताई गई है। समझ में आया बच्चा? Political theorists have asked what is freedom or equality and provide diverse definition। इसके अलावा जो political theorist हैं उनने freedom and equality का अलग अलग different definition उनने अपने हिसाब से provide भी की है। Okay? Now, unlike in mathematics, where there can be one definition of a triangle or a square, we counter many definition of equality or freedom or justice। जैसे कि अगर हम बात करें मैथ्स में, अगर ट्राइंगल की एक ही डेफिनेशन, ठीक है, तीन साइड से उसके, तीन आर्म्स है, तीन आपके वर्टाइसेस है, वो पता है आपको कि सेम डेफिनेशन है, वो आप पूरे मतलब KG1 से लेके आप PhD कर लो, आप कुछ भी बन जाओ, तब तक आपकी ट्राइंगल की डेफिनेशन नहीं चेंज होगी। वैसे आपकी स्क्वायर की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, एडिशन की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। बट अगर हम बात करते हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल थ्योरी की, जो उसके अंदर आपकी वैल्यूज हैं, जैसे कि इक्वलिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, इनकी डेफिनेशन सेम नहीं होती है। वक्त के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग वो क्या होती रहती है, आपकी चेंज होती रहती है। This is because term like equality concern our relationship with other human being rather than with thing। इसलिए बोला जा रहा है जो इक्वलिटी है वो कंसर्न करती है अपनी रिलेशनशिप को विथ अदर ह्यूमन बीइंग रेदर देन विथ थिंग्स, ना कि थिंग्स को, बल्कि ह्यूमन बींग्स को एक दूसरे को क्या करती है, एक तरह से बोलना चाहिए जोड़ती है या फिर रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है। ह्यूमन बीइंग अनलाइक थिंग हैव ओपिनियन एज इशू लाइक इक्वलिटी, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जैसे कि थिंग के अंदर तो अनलाइक का कोई इशू नहीं है ना, लेकिन ह्यूमन बीइंग के अपने अपने अलग अलग ओपिनियन है इक्वलिटी के ऊपर या उनके जो भी इश्यूज है उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफन जम्प दी क्यू इन शॉप और डॉक्टर वेटिंग रूम और गवर्नमेंट ऑफिस।
जैसे कि आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल पीपल ऑफन जम्प द क्यू इन द शॉप, कोई भी शॉप है, क्यू लगी हुई है, लाइक या फिर डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए हैं वेटिंग रूम में या गवर्नमेंट ऑफिस में, तो ऐसा नहीं है ना कि आप जंप करके एकदम से आगे चले गए एंड ऑल, तो वो ये सारी चीजें आपकी क्या करती हैं, ये ध्यान रखी जाती है। बट ऑल्सो मैनी पुअर पीपल कैन नॉट गो टू द शॉप और आर डॉक्टर बिकॉज दे हैव नो मनी टू पे फॉर गुड एंड सर्विस। जैसे कि हमने बात करी, अगर हम बात कर रहे हैं आपकी नॉर्मली पीपल की, तो उन्हें जब जरूरत थी उन्हें क्या किया, उन्हें गवर्नमेंट ऑफिस पे जाना था तो वो वहां चले गए, उन्हें डॉक्टर के पास जाना था तो वहां दिखाने चले गए, और उन्हें शॉप पे कुछ सामान लेने जाना था तो वहां चलेगा। लेकिन कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं उनके पास तो पैसे ही नहीं, ना तो वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ना ही वो शॉप पे जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास उस गुड एंड सर्विस के लिए पे करने के लिए पैसा ही नहीं है ना। Thus our idea of equality is quite कॉम्प्लेक्स, इसलिए जो आइडिया ऑफ इक्वलिटी है वो कॉम्प्लेक्स यहाँ बोला गया है। ठीक है, कैसे, देखो बेटा, अब जैसे कि यहाँ बोला गया है, आपका एग्जांपल दिया गया है दो लोगों का, एक गरीब है, एक मतलब अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, है तो इधर की सिटीजन ना, लेकिन देखा जाए एक को जो जरूरत थी वो शॉप पे भी चला गया लेने के लिए, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिस में भी चला गया, डॉक्टर के पास भी चला गया, वहीं दूसरे लोग हैं वो नहीं जा पा रहे है ना। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग बताए गए आपके इक्वलिटी के, कैसे है आपके बोले, द रीजन वी हैव मैनी डेफिनेशन इज बिकॉज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी इज डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। क्यों, क्योंकि जो रीजन है इसके पीछे कि हम एक ही वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है वहां के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। ओके, जैसे कि मैं आपको अभी तक बताती आ रही हूँ, political theories clarify the meaning of political concept by looking at how they are understood and used in ordinary language। जैसे कि political theorist जो है उनकी हम बात करें तो उन्होंने क्या किया है, क्लैरिफाई किया है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट को बाय लुकिंग दैट हाउ दे आर अंडरस्टूड, कि कैसे उसको समझा जाएगा और कैसे उसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज के अंदर हम यूज कर सकते हैं या ऑर्डिनरी लैंग्वेज के अंदर यूज करके लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके बच्चा, नाउ they also debate and examine the diverse meaning and opinion in a systematic manner। इसलिए उसके ऊपर डिबेट भी होता है, एनालिसिस भी होता है डाइवर्स मीनिंग के ऊपर, और सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं और उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में करा जाता है। As in case of equality, so also in the case of other concepts such as freedom, citizenship, right, development, justice, equality, nationalism and secularism, political theorists engage with everyday opinion, debate possible meaning and thresh out पॉलिसी ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल देखा था आपका इक्वलिटी का, इसके अलावा अगर हम और भी कंसेप्ट की बात करें, और भी केसेस की बात करें, आपकी फ्रीडम, सिटीजनशिप, राइट, डेवलपमेंट, आपका जस्टिस एंड ऑल, ये भी क्या बोला जा रहा है, आपका जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है वो इंगेज है विद एवरीडे ओपिनियन, डिबेट, जो भी उसकी पॉसिबल मीनिंग एंड ऑल होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चा, नाउ वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। अब बात ये आती है कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी ही क्यों है। ओके, सो फर्स्टली पॉलिटिकल थ्योरी इज रेलिवेंट फॉर ऑल दी अबव टारगेट ग्रुप। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, एक तरह से जो भी ग्रुप एंड ऑल है उनके लिए क्या करती है, एक रेलिवेंट चीज बताती है ना। As high school student, we may choose one of the above profession in the future and so indirectly it is relevant for us even now। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल स्टूडेंट की, वी मे चूज वन ऑफ द अबव प्रोफेशन। ठीक है, जो भी प्रोफेशन है हम उसको चूज कर रहे हैं फ्यूचर के अंदर, तो एक तरह से देखा जाए इनडायरेक्टली वो क्या है, रेलिवेंट ही है ना। सेकेंडली वी आर इन शॉर्ट, जैसे कि यहाँ फर्स्टली क्या बताया गया है कि एक तरह से जो भी ग्रुप एंड ऑल है सबके पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने का मतलब क्या है कि उसके अकॉर्डिंग हम उनकी नीड एंड ऑल जान सके और उसके अकॉर्डिंग उस वर्ड का मीनिंग हम सही फिट कर सके, इन शॉर्ट। ठीक है, सेकेंडली वी आर ऑल गोइंग टू बी सिटीजन एंटाइटल्ड टू वोट एंड डिसाइड अदर इशू। इसके अलावा दूसरी चीज क्या बोली जा रही है, जो भी सिटीजन है वो एंटाइटल कर सके वोट को एंड डिसाइड अदर इशूज। To act responsibly, it is helpful to have a basic knowledge of the political idea and institution that shape the world we live in। इसके अलावा हम रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर सके, इसके लिए हमें बेसिक नॉलेज हमें मिल सके पॉलिटिकल आइडिया को लेके या इंस्टीट्यूशन को लेके, उसके
पीछे भी आपका जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो आपकी क्या करती है, हेल्प करती है, राइट। Thirdly, freedom, equality and secularism are not abstract issue in our life. इसके अलावा थर्ड बोला जा रहा है जो आपका फ्रीडम है, इक्वलिटी है या सेक्युलरिज्म है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट इशू नहीं है लाइफ का, ओके। People daily encounter discrimination of various sort in family, school, college, shopping mall and so on. इसके अलावा भी क्या बोला जा रहा है, पीपल जो है डेली एनकाउंटर करते हैं आपका डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेरियस शॉर्ट फैमिलीज के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, शॉपिंग मॉल एंड सो ऑन. Political theory encourage us to do is examine our ideas and feeling about political things. इसके अलावा political theory हमें encourage करती है कि हम एनालिसिस कर सके हमारे आइडिया को, फीलिंग को रिगार्डिंग पॉलिटिकल थिंग्स, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम कोई डिसीजन सुना हमें या फिर है ना कोई भी जो भी कोई गवर्नमेंट है उसने कोई पॉलिसी बनाई, हमें नॉलेज ही नहीं है बट हमने अपना डिसीजन बता दिया, तो ये तो यही हो ना काला अक्षर भेस बराबर। जब तक आपको आइडिया ही नहीं है उसके बारे में तो आप उसको क्रिटिसाइज या उसको सपोर्ट कैसे कर सकते हो, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू न्यू अबाउट इट, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल बी क्रिटिसाइज और सपोर्ट वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन, है ना। बट उसके लिए क्या है, आपको पता तो होना चाहिए, राइट। जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप कैसे करोगे। तो ये सारा जो नॉलेज है पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग आपकी जो डेली लाइफ में आप देखते हो किसका क्या मीनिंग निकल सकता है या क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, हम पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं और जो भी हमारी पॉलिटिकल थिंग्स है उनको हम क्या कर सकते हैं, हमें लगता है कि वो सही की है या नहीं की, या पॉलिसी कैसी बनाई गई है, उनको हम जो भी हमें करना है, क्रिटिसाइज करना है या फेवर करना है वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो जैसे कि रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है SC ST वालों के लिए, विमेंस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, बहुत सारे जने उसको क्रिटिसाइज करते हैं। पहले आप समझो तो सही कि उन्हें वो रिजर्वेशन प्रोवाइड क्यों किया गया है। जब आपको यही नहीं पता है कि उन्हें वो रिजर्वेशन प्रोवाइड क्यों किया गया है, आप उसके पीछे का जो बोलना चाहिए एम है उसको ही नहीं समझ पा रहे हो, तो आप किस बात पे उस चीज को सपोर्ट या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, राइट। तो ये जो आपको क्लियरिटी है चीजों के पीछे की कि किसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है, इक्वलिटी का क्या क्या डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, फ्रीडम का क्या क्या डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, वहां के टाइम के अकॉर्डिंग, वहां के नीड के अकॉर्डिंग, वहां की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि वो चीज सही है या नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके बच्चा। फाइनली एज ए स्टूडेंट वी एंजॉय डिबेट एंड इंक्लूजन कंपटीशन, ठीक है। फाइनली जो स्टूडेंट है वो उनने क्या किया है, एंजॉय किया है डिबेट को, जो भी कंपटीशन एंड ऑल है उसको। वी हैव ओपिनियन अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग, जस्ट और अनजस्ट, बट डू नॉट नो वेदर दे आर रीजनेबल और नॉट, ठीक है। जो मैं आपको बताती आ रही हूँ कि हमने बोल दिया क्या सही है क्या गलत है, क्या जस्ट है क्या अनजस्ट है, भले ही हमें उसका रीजन पता है या ना पता है ना। पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपोज अस टू सिस्टमेटिकली थिंकिंग ऑन जस्टिस और इक्वलिटी सो दैट वी कैन पॉलिश आवर ओपिनियन एंड आर्ग्यू इन एन इनफॉर्मल मैनर एंड और दी सेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि ऐसा नहीं है ना कि हमने ओपिनियन दे दिया, ठीक है, क्या गलत है क्या सही है, क्या जस्ट है क्या अनजस्ट है आपका क्या, क्योंकि भले ही हमें उसके पीछे का रीजन पता है ना पता है, बस हमें तो हमारे साथ से कुछ भी बोलना है, हमने बोल दिया। पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना वो ये क्लैरिटी को आपकी दूर करती है, आपको एक सिस्टमेटिक बोलना चाहिए वे प्रोवाइड करती है आपकी थिंकिंग के अंदर, जो कि आपका क्या हो, जस्टिस या इक्वलिटी को आप क्या कर सको, अच्छे से समझ सको एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपने आर्ग्यू जो भी है उनको आप रख सको, ठीक है, किसके बिहाफ में, द सेक ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, राइट। सो बच्चा आज के लिए इतना ही। ये जो आपका फर्स्ट लेक्चर था वो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया, पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन। इसके अंदर आपको रट्टाफिकेशन करने की कुछ जरूरत नहीं बच्चा, सिर्फ आपको ये समझना है कि पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, और पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना कि आपको उसके थ्रू आपका जो बोलना चाहिए डायमेंशन सोचने का जो है वो अच्छा हो जाता है, आपको क्लेरिफिकेशन मिल जाती है
चीजों को लेके कि इक्वलिटी का क्या क्या डिफरेंट मीनिंग है, फ्रीडम का क्या क्या डिफरेंट मीनिंग है। हो सकता है किसी जगह इक्वलिटी का मीनिंग अलग है, किसी जगह इक्वलिटी का मीनिंग अलग है। तो ये डिपेंड करता है, जब आपको इन सब चीजों की क्लैरिफिकेशन मिल जाती है तो आप किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है या कोई भी लॉज आए हैं तो उनके ऊपर क्या कर सकते हो, आप अपनी सही बोलना चाहिए, एक तरह से सही ओपिनियन रख सकते हो, राइट। क्योंकि जब तक आपको हर चीज का क्या हो जाता है, नॉलेज हो जाता है ना। सो आई होप बच्चा आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अलावा भी आपको लगता है कोई भी आपको डाउट है तो आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ मुझे कमेंट करना है, मैं आपके डाउट्स जो भी होंगे उनको सबको मतलब क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चा, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं इसी चैप्टर के आपका क्या बोल देने वाली हूँ, एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाली हूँ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है बच्चा, ठीक है। सो लाइक कमेंट एंड शेयर करना है आपको आपके फ्रेंड्स के साथ। सो मैं मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले बस मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके थ्रू आपके पास क्या हो सके, नोटिफिकेशन आ सके एंड देन आप हमारे वीडियो देख सके। और उसमें आप वीडियो देखने के बाद आपको लगता है वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको क्या करना रहता है, उन वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना रहता है। आपको हमारे ये जो बोलना चाहिए एडीग्रोन प्लेटफॉर्म है, ये जो हमारा चैनल है, इसके ऊपर आपको 9 से लेके 12th क्लास के जितने भी नोट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स एंड ऑल के बोलना चाहिए एक तरह से सब्जेक्ट्स हैं आपके, हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बस आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखना है अच्छे से, जिस भी चीज का आपको चैनल को एक बार विजिट करना है, जो भी चीज आपके काम की है, आप जिस भी क्लास में, आप इजिली उसमें से प्ले लिस्ट में से जाके आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके बच्चा, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।